हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एंड धातु, जिसे हम मेटल एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था कि धातु की डिफिनीशन क्या है, धातु के भौतिक गुण क्या हैं, धातु के रासायनिक गुण क्या हैं। उसके बाद हमने अधातु के भी कुछ बारे में पढ़ा था, जैसे अधातु की डिफिनीशन हो गई, अधातु के भौतिक गुणधर्म हो गए। तो हमारा अधातु का रासायनिक गुण छूटा हुआ था। तो आज हम अधातु के रासायनिक गुण के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि अधातु के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। अधातु के रासायनिक गुण में जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला जो पॉइंट है वो है हमारा अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो जितने भी अधातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, और जितनी भी धातुएं होती है वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। तो दोनों सिमिलर है, सेम है। यहाँ पे जैसे हमारा धातु कार्बन हो गया, तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये भी हमारा धातु ऑक्साइड है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। और सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। सेकंड जो हमारी हेडिंग है वो है अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। अधातु अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो अधातुओं पर तनु अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमने तनु अम्ल ले लिया, जैसे हमने धातु में तनु अम्ल लिया था HCl और H2SO4, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोई भी तनु अम्ल है वो अधातु से अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन धातु में हमने तनु अम्ल लिया था तो वो अभिक्रिया करके नए पदार्थ बना रहा था। थर्ड जो हेडिंग है वो है अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। अगर हमारी अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनती है, तो अधातुएं अगर मेरी क्लोरीन से क्रिया करेगी तो क्लोराइड बनाती। जैसे अधातु में सबसे सा एग्जाम्पल है फास्फोरस, जिसका नाम है P4। अगर हमने 6 मोल्स ऑफ Cl2 ले लिया और फास्फोरस से रिएक्शन कराया तो PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनता है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। उसके बाद फोर्थ हेडिंग है हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया हमारी धातुएं करती हैं। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हमारी जो अधातुएं होती हैं वो बनाती हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड बनाती है हमारी अधातुएं अभिक्रिया करके। जैसे हमने क्या किया कि अधातु ले लिया नाइट्रोजन और उसकी अभिक्रिया कराई हाइड्रोजन के साथ, तो बन गया हमारा अमोनिया गैस। उसके बाद अधातु में हमने कार्बन ले लिया और क्रिया कराई हमने हाइड्रोजन से, तो बन गया हमारा मीथेन। तो ये हमारे हाइड्राइड बने हैं। अगली जो टॉपिक है हमारे, उसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारे रासायनिक गुणधर्म जो थे अधातु के बारे में वे खत्म होते हैं। अगली जो हमारी टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की आपेक्षिक प्रवृत्ति और उनकी अभिक्रियाशीलता प्रकृति के आधार पर, मतलब कौन सा धातु कितना अच्छा इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसकी प्रवृत्ति और उनके अभिक्रियाशीलता प्रकृति के आधार पर धातुओं को एक श्रेणी में व्यवस्थित करते हैं। यह श्रेणी धातुओं की सक्रियता श्रेणी या फिर अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। मीन्स इसके दो नाम हैं, या तो इसको सक्रियता श्रेणी बोलेंगे या फिर इसको अभिक्रियाशीलता श्रेणी बोलेंगे। इसका सिर्फ एक ही फंडा है, आपको क्या याद रखना है कि जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसके उस प्रवृत्ति के आधार पर उसको एक श्रेणी में रखा गया है, और इस श्रेणी को नाम दिया गया है रिएक्टिविटी सीरीज या फिर सक्रियता श्रेणी या फिर अभिक्रियाशीलता श्रेणी। जैसे यहाँ पे कुछ श्रेणी बनाई गई है, जैसे हमारा पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये हमने तत्वों को ले लिया है, और यहाँ पे देखिए एरो में दर्शाया गया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता मीन्स सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसकी है, Au गोल्ड की है, उसके बाद Ag की है, और सबसे अच्छा किसका अभिक्रियाशीलता है, तो वो है पोटेशियम की। उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तक तो ठीक है, अभिक्रियाशीलता सबकी ज़्यादा है, लेकिन जिंक से क्या हो रहा है, घटना शुरू हो रहा है अभिक्रियाशीलता। तो जिंक के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हमारे तत्व हैं वो अच्छे अभिक्रियाशीलता वाले हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे जितने हैं वो कम अभिक्रियाशीलता वाले हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स स्टडी करेंगे। अभी थोड़ा सा अभिलक्षण इसमें जो दिया है टू द पॉइंट करके, यहाँ पे अभिलक्षण में फर्स्ट पॉइंट दिया है कि यह श्रेणी यह बताती है कि किसी धातु की किसी अम्ल, जल या धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं है।
ये जो श्रेणी है इससे ये पता हम लगा सकते हैं कि किसी अम्ल, जल या धात्विक लवण से अभिक्रिया संभव है या नहीं है। सेकेंड कह रहा है कि इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी सभी धातुएं, मीन्स हाइड्रोजन से ऊपर रखी सभी धातु मतलब लेड तक, पोटेशियम से लेके लेड तक जितनी भी धातुएं उनको नाम दिया गया है सक्रिय धातुएं। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं उनको सक्रिय धातु के नाम से हम जानते हैं। हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं अक्रिय धातुएं, अक्रिय धातुएं, इनको दो नाम से हम जानते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी सक्रिय धातु है, हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी है अक्रिय धातु है। थर्ड जो पॉइंट है, हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, मीन्स हाइड्रोजन को निकाल देती है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे रखी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। तो इनमें क्या है, अपना खुद का एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है कि हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं, जितनी भी हाइड्रोजन से ऊपर रखी धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है, हाइड्रोजन को निकाल देती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी सक्रिय मतलब अक्रिय जितनी भी हैं वो क्या करती हैं, वो धातुओं से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला जो हमारा है वो है हेडिंग धातु एवं अधातु के बीच बंध, आयनिक या फिर वैद्युत संयोजक बंध। तो ये एक हेडिंग है जो इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th में धातु और अधातु में। कभी कभी हेडिंग से ही पूछा जाता है कि आयनिक बंध किसे कहते हैं या फिर वैद्युत संयोजक बंध क्या कहते हैं। तो दोनों का नाम एक ही है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों का नाम एक ही जैसा है। वैद्युत संयोजक बंध में ही आयनिक बंध होता है और आयनिक बंध से बना जो हमारा यौगिक बनता है उसको आयनिक यौगिक भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वे बंध जो असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बनती हैं। असमान तत्वों के मध्य मतलब जो तत्व होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, इनके मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है। तो इस बंध को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं या फिर वैद्युत संयोजक बंध बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिया गया है, हमारा एक एग्जाम्पल है CaCl2, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल में लिया गया है। तो इसके बीच में हम कैसे दिखाएंगे कि इसमें आयनिक बंध है या फिर वैद्युत संयोजक बंध है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कैल्शियम और क्लोरीन का हमको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक पता रहेगा तो हम कर सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे हमने यहाँ पे किया है 2882, उसके बाद क्लोरीन का है 17, तो यहाँ पे भी किया गया है 287। यहाँ पे कैल्शियम का 20 था, क्लोरीन का 17 था, इसके हिसाब से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अब हम देखेंगे इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम क्या करेंगे कि कैल्शियम का अष्टक नियम तो पूरा नहीं है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और कोई भी तत्व क्या चाहता है कि वो अष्टक नियम पूरा करके अक्रिय हो जाए, अक्रिय गैस जैसा बिहेवियर शो करे। तो वो क्या करेगा, या तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए वो अपना अष्टक नियम पूरा कर ले, या तो वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और अपना अष्टक नियम पूरा कर ले। और यही चीज़ क्लोरीन में भी है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन भी चाहेगा कि मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ना कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दूं। तो वो क्या करेगा कि कैल्शियम के साथ जाएगा, कंबाइन करेगा। तो कैल्शियम अपना क्या करेगा, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और यही इसकी संयोजकता भी है। कैल्शियम की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की संयोजकता 1 है। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से डॉट करके दिखा दिया, और इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इन 7 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे स्टार करके दिखा दिया। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा। तो कैल्शियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, तो कैल्शियम के ऊपर आ जाएगा डबल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कैल्शियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है, तो यहाँ पे आ गया डबल पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो होता है अधातु, और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो होता है धातु। तो कैल्शियम यहाँ पे धातु है और क्लोरीन हमारा अधातु है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के द्वारा आया वो डॉटेड यहाँ पे मैंने प्रदर्शित किया है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Ca डबल प्लस Cl माइनस, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं CaCl2। तो इस तरीके का ये एग्जाम्पल रहा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, सेम इसी टाइप का है कि MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें किस तरीके से हम दिखाएंगे कि आयनिक बंध है। तो यहाँ पे Mg का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो
2A2 ये हो गया। इसके बाहरी कक्षा में फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और क्लोरीन का अभी हमने ऊपर किया है तो सिमिलर उसी तरीके से क्लोरीन का भी रहेगा। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम के भी इलेक्ट्रॉन को डॉट करके दिखा देंगे, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हल्का सा स्टार करके दिखा देंगे। अब इन दोनों के बीच में फिर बॉन्डिंग होगी क्योंकि ये चाहेगा अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए। जब ये अपना अष्टक नियम पूरा करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl2 है तो एक इलेक्ट्रॉन देगा एक Cl को, फिर एक इलेक्ट्रॉन देगा एक Cl को, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन पर त्याग देगा। सेम कैल्शियम की तरह है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डबल पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर वो क्लोरीन के साथ अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक एक दे के डबल नेगेटिव चार्ज बना लिया, फिर ये हमारा हो गया MgCl2। इसी टाइप से 2 एग्जाम्पल्स आपको और दिए गए हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो आप ये दोनों एग्जाम्पल करने का ट्राई करिएगा। वैसे मैं बता दूं, पोटेशियम का जो होता है परमाणु क्रमांक वो होता है 19, क्लोरीन का आप जानते हैं, और सोडियम का होता है 11। तो इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप इसमें आयनिक बंध या फिर विद्युत संयोजक बंध दिखा सकते हैं। विद्युत संयोजक बंध, आयनिक बंध में एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, संयोजकता। तो संयोजकता के बारे में भी आज हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि संयोजकता कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे संयोजकता को बोलते हैं वैलेंसी। आज हम देखेंगे संयोजकता कैसे निकालते हैं किसी भी तत्व का या फिर परमाणु का। यहाँ पे दिया है संयोजकता की क्या डेफिनेशन है, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब ये नहीं है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा ही, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन त्यागे और मिनिमम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मेरे पास है कार्बन, ठीक है, कार्बन परमाणु है। अब क्या होगा, इसके बाहरी कक्षा में, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 होगा। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अष्टक नियम पूरा करने के लिए 4 8 बनाना है। तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये कहीं से ग्रहण कर ले या फिर इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, अपना त्याग कर दे। तो इसका जो संयोजकता होगा वो कितना होगा, कार्बन की अगर संयोजकता की अगर हम बात करें तो कार्बन की संयोजकता होगी 4। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, नाइट्रोजन परमाणु की कितनी संयोजकता होगी, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2 और 5। तो हम क्या करेंगे, इसका अष्टक नियम पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3। या तो ये अपना 5वां इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, निकाल दे। तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि मिनिमम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर मिनिमम इलेक्ट्रॉन त्यागे। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, नाइट्रोजन की संयोजकता हो गई 3। इस तरीके से हम किसी भी परमाणु का संयोजकता निकाल सकते हैं। हमको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि मिनिमम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होना चाहिए और मिनिमम इलेक्ट्रॉन त्यागना होना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम और भी इंटरेस्टेड कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।